हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ अनमोल गांधी और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा 25 केमिस्ट्री का वह वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में एज इट इज दिख जाएंगे। आपको सॉल्व करने तक की भी ज़रूरत नहीं होगा। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं केमिस्ट्री के पहले क्वेश्चन पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि C2 मॉलिक्यूल मतलब अणु C2 अणु में कितने बॉन्ड होते हैं। 90% स्टूडेंट इसमें धोखा खा जाते हैं कि C2 तो है ट्रिपल बॉन्ड के साथ आ जाएगा, एक सिग्मा होगा एक पाई होगा। जी नहीं, C2 मॉलिक्यूल में सिर्फ एक पाई बॉन्ड होता है, केवल एक पाई बॉन्ड। रट लीजिए, क्योंकि C2 यानी कार्बन का जो वैलेंसी होता है वो 1s2 और 2p4 होता है। तो लास्ट P में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन पुट कीजिए, 1 2 3 4। लास्ट में कितना अनपेयर बच रहा है? 2। तो ग्राउंड स्टेट में यह रिएक्शन करके बॉन्ड बनाता है, ग्राउंड स्टेट में। इसलिए C2 अणु में कितने होते हैं? केवल एक पाई बॉन्ड होते हैं। अगला क्वेश्चन है हीरा और ग्रेफाइट, वीवीआई क्वेश्चन है। हीरा और ग्रेफाइट में HD मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो हीरा का sp3 होता है, ग्रेफाइट का sp2 होता है। ध्यान रखिए, जो सिंगल बॉन्ड है sp3, डबल बॉन्ड है sp2, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा हो उसका sp होता है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर कौन बताता है? तो ऑक्सीकरण मेथड के द्वारा भी अंतर पता किया जा सकता है, विक्टर मेयर के द्वारा विधि द्वारा भी इस अल्कोहल का पता किया जा सकता है अंतर, और लुकास रिएजेंट के द्वारा भी। मतलब तीनों मेथड के द्वारा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर बताया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन ताप प्रभावित नहीं है? कौन ताप प्रभावित नहीं था? जिसमें वॉल्यूम नहीं हो, मतलब वो ताप प्रभावी नहीं होता है। तो मोलालिटी, भले इसमें L है लेकिन इसमें V नहीं, इसमें M आएगा, kg आएगा। तो मोललता इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कोलाइडी कणों का आकार एवं गिल्स रोल क्या है? एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन को टारगेट किए हैं। तो कोलाइडी कणों का आकार होता है वो 10⁻5 से 10⁻7 सेंटीमीटर होता है, और गिल्स रोल का जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है। 3 गो अल्कोहल ग्रुप होता है, इसलिए ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल ग्रुप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कौन है निम्न में से? तो HF है कि NH3 है कि H2O है? तो इसका तो आंसर खैर तीनों होगा, क्योंकि एक ट्रिक आप याद रखिएगा कि हाइड्रोजन और फोन FON माने फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। हाइड्रोजन और फोन के बीच बने बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो देखिए, H के साथ F बना HF, H के साथ N बना तो NH3, H के साथ O बना तो H2O। अगला क्वेश्चन है हरा थोथा और मोहर लवण में, मोहर लवण का सूत्र पूछ देता है। 99% स्टूडेंट इसमें धोखा खा जाते हैं। हरा थोथा का सूत्र होता है FeSO4 यानी फेरस सल्फेट इंटू 7H2O। और मोहर लवण या डाई, जिसको द्विक लवण भी बोलते हैं, तो 2 गो लवण आएगा तो 2 गो सल्फेट आएगा ना, तो 2 गो हेलोजन ग्रुप आएगा, Cl या ClR जो फ्लोराइडो हो। तो इसमें होता है FeSO4, तो FeSO4, 7H2O तो 7H2O, लेकिन एगो बढ़ जाता है NH4SO4। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि FeSO4 के बाद भी अगर SO4 हो एक्स्ट्रा द्विक लवण, तब उसे मोहर लवण कहेंगे, अन्यथा इसे हरा थोथा कहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका हिमांक या क्वथनांक या जो भी कुछ बोले, परासरण दाब, फलना चिलना कम हो या ज्यादा हो, कुछ भी हो, इसका 90% स्टूडेंट जल्दबाजी में धोखा खा जाते हैं, या फिर जो नहीं पढ़े वो सोचते हैं 0.5 छोटा कि 0.1 बड़ है। ये सब कुछ नहीं देखना है, ज्यादा पूछे या कम पूछे इसको फोकस करना है। कि मान लीजिए इसमें किसका हिमांक या क्वथनांक ज्यादा होगा या अन्य भी चीज ज्यादा होगा चाहे कम होगा, तो ये इतना आप भूल जाइए, ये इतना चीज आप भूल जाइए। ये यूनिट है M और ये पॉइंट दे रखा है, इससे कोई बहसबाजी नहीं करना है। हमको यहाँ पर I मतलब वांट ऑफ फैक्टर निकालना है। तो वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है? कुल आयन होता है। हम शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं कि I मतलब कुल आयन होता है। आप जानते हैं कि दोनों के जब रिएक्शन होता है, मतलब दोनों के बियाह हुआ, शादी हुआ, तो एक्कर माला ई पहना, एक्कर माला ई पहना, वाइलेंसी आदान प्रदान होता है ना जी। तो एक्कर वाइलेंसी 1, एकरो वाइलेंसी 1, तो एक्कर I कितना? तो एक्कर I 2। MgCl2 में लो भाई, क्लोरीन के माला ई पहले है, 1 छिपल है, Mg के माला ई पहले है, तो 2 और 1, Mg के माला ई पहले है 2 और 1 कितने होगा? 3 होगा।
ई नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, सेलुलोज हो या फिर अल्कोहल हो, इस सब के आई कितने होता है? एक होता है। सब के आई कितने होता है? एक होता है। और MgSO4 एकरो वैलेंसी 2 है, एकरो वैलेंसी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अब कुल मिला के अलग अलग है, तो एगो ई और एगो ई, एकरो कितना हो जाएगा? 1 का फैक्टर 2 हो जाएगा। तो अगर अधिक पूछ दिया तो एकर आंसर होगा 3, कि जेकर आई ज्यादा ओकर सब चीज अधिक। अगर कम पूछ दिया तो एक कर आंसर होगा C2H5OH वाला, क्योंकि इसमें एक गो है 1 का फैक्टर। तो यही ट्रिक है, यही सुपर ट्रिक है। 1 का फैक्टर निकालते क्या है? तो अब ये ना बोले हैं जी कि कुल आयन जोड़ दीजिए, तो एकरा अगर रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन करवाइए। इतना इतना के पूछा है कि CaOH के वोल्टवाइज पूछा है, तो रिएक्शन पूछते हैं, करते हैं रिएक्शन। तो Ca वाला वैलेंसी लिया ना होगा जी, तो इसको गर्म कीजिए। OH का वैलेंसी 1, तो Ca लिया, Ca का वैलेंसी 2, Ca माने कैल्शियम, एक का वैलेंसी होता है 2 होता है। तो इसका आयन कैसे टूटेगा? तो Ca का वैलेंसी 2 तो डबल प्लस आयन में टूटा, और OH का वैलेंसी 1 तो OH माइनस आयन में टूटा। या तो माथा वाला जोड़ लीजिए, आना तो हिये से जोड़ लीजिए, एक वैलेंसी 1 एक वैलेंसी 2, तो एक 1 का फैक्टर आई कितना आएगा? कि 2 गो प्लस 1 गो, तो 2 + 1 = 3। माइनस प्लस से मतलब नहीं है, आयन से मतलब है। तो एक 1 का फैक्टर कितने हो जाएगा? 3। ओकर बाद है CH3COOC2H5H2O, एक साथ रिएक्शन कराया तो इतना रिएक्शन प्राप्त। अब अभिक्रिया की कोटि पूछ रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, तो कहिएगा सर जी रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो एगो ई हो गया 1 और एगो ये हो गया, दोनों रिएक्टेंट है, तो 1 + 1 = 2, मतलब सेकंड कोटि है जी। नहीं, सेकंड कोटि का रिएक्शन नहीं है, ये फर्स्ट कोटि का है। लेकिन फर्स्ट कोटि में कैसा आता? छद्म, यानी सुइडोफोल्स। क्यों? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट देखिए इतने है, H2O मॉलिक्यूलर वेट 18 ग्राम। अब समुद्र के सामने जो कहिएगा कि समुद्र में से 1 बाल्टी हम पानी निकाल लिए या 1 बाल्टी पानी रखिए दिए, तो कहिएगा समुद्र + 1 बाल्टी पानी, क्यों? समुद्रे होगा। तो एक सामने एक नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल मॉलिक्यूलर वेट है, तो इसलिए ये हट जाएगा, उसी में विलीन हो जाएगा। इसलिए कोटि का विक्रिया कितने होगा? 1 होगा, 2 नहीं होगा। अगला है टार्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, फ्रक्टोज, ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितना है? कायरल कार्बन समझते हैं ना जी, कि ऐसा कार्बन जेकरा से जुड़ने वाला चारों एटम या चारों ग्रुप अलग अलग हो, कोनो फेटाए नहीं, चारों ग्रुप अलग अलग हो, तो उसे कायरलता कहते हैं, तथा उस कार्बन को कायरल कार्बन कहते हैं। तो याद रखिएगा कि टार्टिक एसिड में 1 गो कायरल कार्बन होता है, लैक्टिक एसिड में 2 गो कायरल कार्बन होता है, फ्रक्टोज में 3 गो कायरल कार्बन होता है, ग्लूकोज में 4 गो कायरल कार्बन होता है। कैसा शेप में? तो जब चेन में हो, मतलब एकदम खुला स्ट्रक्चर में हो। तो टार्टिक एसिड इमली में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है। तो सबका तो कायरल कार्बन देख न लीजिए। अब कहानी देखिए, बिहार बोर्ड कैसे घुमाता है बच्चा को। फ्रक्टोज को तो भाई होता है 3, बच्चा जाके मार देता है, लेकिन क्वेश्चन है पूछता है कि जब बंद हो, चैन बंद हो, बंद चैन में कायरल कार्बन एगो बढ़ जाता है, तो फ्रक्टोज में हो जाएगा 4 और ग्लूकोज में हो जाएगा 5। ध्यान क्या रखना है? चैन अगर खुला हो, मतलब नॉर्मल स्ट्रक्चर पूछे तो उसमें 3 कायरल कार्बन, उसमें 4 कायरल कार्बन। फिर अगर बंद हो, बंद स्ट्रक्चर हो, जैसे डीएनए में जो पेंटोज शुगर यूज होता है तब बंद रहता है ना, तो हेक्सोजो शुगर को जब बंद कीजिएगा तो उसमें 5 गो कायरल कार्बन आ जाएगा। अगर कीटोन ग्रुप में बंद कीजिएगा तो फ्रक्टोज आएगा तो 4 गो कायरल कार्बन। एल्डिहाइड ग्रुप में बंद कीजिए तब 5 गो कायरल कार्बन। तो अब इसको याद करने का ट्रिक समझते हैं कि 1 2 3 4 तहबे है, जे लफड़ा है बंद चैन के ना, तो बंद तो 2 गो में, फ्रक्टोज में या ग्लूकोज में। तो तोतला आदमी की बोलता है? हम लोग बोलते हैं चल फेर घूमे, तोतला कहेगा तल, तल फेर घूमे। तो वही याद रखना आपको, तल फिर घूमे। तो से टार्टिक एसिड, ल से लैक्टिक एसिड, फिर से हो जाएगा फ्रक्टोज, और घूमे से हो जाएगा ग्लूकोज। तो नॉर्मल में पूछेगा, ओपन चैन में पूछेगा तो 1 2 3 4 याद रहेगा सीरियल वाइज, और रिंग चैन में पूछेगा तो 2 गो पूछेगा। फ्रक्टोज के पूछेगा तो 1 गो बढ़ जाएगा 4, ग्लूकोज के पूछेगा रिंग चैन में तो 1 गो बढ़ जाएगा 5।
इसके बाद आता है बेंजीन। बेंजीन से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बेंजीन के अगर नाम पूछा तो नाम पूछना है तो बाप से पूछो। बाप के क्या स्पेलिंग होता है? BAP। बी से बेंजीन, ए से एरीन और पी से फीन। इतना ही होता है बेंजीन। फीने से ना जी फिनॉल बनता है। अगला समझते हैं। पोजीशन अगर पूछा तो 3 गो पोजीशन होता है। चित्र देखिए ना, ऐसा होता है। 6 गो कार्बन से मिलकर बने, या तो गोल कर दीजिए ना तो डॉट डॉट डबल बॉन्ड कीजिए। तो एकरे यहाँ पर होता है पहला, यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ल है तो पहला होता है अर्थो, ओकर बाद मेटा, ओकर बाद पैरा। पैरा नहीं बोलना है, पैरा। तो 3 गो पोजीशन होता है। बॉन्ड से पूछेगा तो बॉन्ड खींच दिए बीच में, एक छोड़ के होता है, ये छोड़ के ये बॉन्ड, ये छोड़ के ये बॉन्ड, ये छोड़ के ये बॉन्ड। तो कै गो होता है? 12 गो सिग्मा बॉन्ड और 3 गो पाई बॉन्ड होता है। हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा कि बेंजीन में प्रत्येक कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है। तो जिसमें डबल बॉन्ड आ गया सीधे लगा देना है sp2, क्योंकि यहाँ बताए थे ना डबल बॉन्ड है, सीधे sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कैनी-जारो रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन में क्या ध्यान रखना है। तो ध्यान ये रखना, कैनी-जारो। कैनी-जारो मतलब जर गया। क्या जर गया? अल्फा हाइड्रोजन जर गया, माने अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा तभी कैनी-जारो रिएक्शन होगा। अल्फा हाइड्रोजन जिसमें प्रेजेंट होगा उसमें एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। उसके बाद सेल रिएक्शन आपको दे दिया जाएगा। जैसे देखिए Mg प्लस Ag दोनों मिला के रिएक्शन होके क्या हुआ कि Mg डबल प्लस है, Ag में टूटा। इसमें बहुत ही आसान है कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अलग अलग तीर के उस पर लिखल है ना, ओकरा एक साथ लिखना है, लेकिन ऑब्लिक देके, बट्टा देके, बट्टो बोल सकते हैं। तो Mg सॉलिड से Mg आयन में कन्वर्ट हुआ, तो Mg सॉलिड से Mg आयन में कन्वर्ट हुआ, ऑब्लिक दिए, तीर के निशान चलते डबल ऑब्लिक दिए। उसके बाद Ag आयन से यानी एक्वस आयन से Ag सॉलिड में टूटा तो ऑब्लिक देके लिख दिए। यही है सेल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद है कृत्रिम मधुरक। ये 2 नंबर में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी। ऑब्जेक्टिव हम उसी डिजाइन से इसको सेट किए हैं कि मोटा मोटी तो 3 प्रकार के होता है, लेकिन 2 गो जान लीजिए, एगो सैकरीन और एक एलिटेम। 2 ही क्वेश्चन 2 ही से आते हैं बिहार बोर्ड में। तो सैकरीन क्या है? चीनी से 550 गुना मीठा, और एलिटेम क्या है? चीनी से 2000 गुना मीठा है। आगे बढ़ते हैं। PCl4 और जेनॉन फ्लोराइड JeF2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार बिहार बोर्ड में पूछ भी चुका है। PCl5 जो है ना वो ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल होता है, और जेनॉन F2 जो है वो लीनियर शेप का होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया की कोटि का यूनिट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हम दोनों को यहाँ पर कंबाइन किए हैं। तो अभिक्रिया की कोटि आप याद रख लीजिए, जैसे फर्स्ट ऑर्डर का सेकंड इनवर्स 1 होता है उसी प्रकार 0 ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर का निकाल लीजिएगा। मोल लीडर इनवर्स सेकंड इनवर्स 1 उसका स्क्वायर करके इधर निकाल लीजिएगा। उसके बाद है कि निकाल ही लीजिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव आएगा इससे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है? तो R Mg डबल प्लस और X पर माइनस। X मतलब हेलो, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो यहाँ पे रहेगा। R मतलब अल्काइल ग्रुप CH3 रहे या दुगुना से एक ज्यादा कोई भी रहे। और एक होता है रोजनमुंड रिएक्शन। रोजनमुंड रिएक्शन के में जो होता है वो PD बासोफोर। PD बासोफोर का मतलब होता है BaSO4। याद रखिएगा कहाँ होता है? रोजनमुंड रिएक्शन में रिएजेंट के तौर पर यूज होता है। उसके बाद है कौन अत्यधिक क्षारीय और अम्लीय है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको 1 नंबर नहीं 5 से 7 नंबर आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 5 से 7 नंबर आ जाएंगे, क्योंकि जो ट्रिक हम बताने जा रहे हैं ना उस ट्रिक से आप 2 नंबर या क्वेश्चन 2-3 गो सॉल्व कर लीजिएगा, और 2-3 गो सॉल्व कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव, तो बहुत सारे कंबाइन फायदा होगा। स्टेबिलिटी भी निकालना है तो यही तरीका अपन लोग अपना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं अत्यधिक क्षारीय क्या है और अत्यधिक अम्लीय क्या है। तो ध्यान दो ये चीज पर देना है, एगो क्षारीय एगो अम्लीय, बाद में सोचेंगे कम ज्यादा। तब किसी भी कोई भी जितना भी फार्मूला है उसमें अगर बेंजीन जकरा में जुड़ गया ना, बेंजीन मतलब 6 गो कार्बन वाला ग्रुप, जकरा में बेंजीन लग गया और जकरा में R ग्रुप लग गया यानी CH3 लग गया या C2H5 H25 जो भी कुछ है दुगुना से एक ज्यादा लग गया, जेकरा में बेंजीन लग गया वो ज्यादा अम्लीय, जेकरा में ज्यादा बेंजीन, और जेकरा में R ग्रुप ज्यादा वो ज्यादा क्षारीय। तो ध्यान रखिए ये बेंजीन ही है ना C6H5, एगो H एकरा में कन्वर्ट करके बॉन्ड बना लिया है। तो इमे एगो बेंजीन, इमे 2 गो बेंजीन, इमे एगो R ग्रुप, इमे 2 गो R ग्रुप। तो जेकरा में ज्यादा R ग्रुप अत्यधिक क्षारीय पूछेगा तो D आंसर, अत्यधिक अम्लीय पूछेगा तो किसमें ज्यादा बेंजीन है भाई? इमे 1 गो है, इमे 2 गो है, तो ये हो जाएगा। बस इसी ऑब्जेक्टिव इसी प्रकार सॉल्व कर लीजिएगा। स्टेबिलिटी में भी वही कहानी, अम्लीय ज्यादा, रोजिनेंस ज्यादा स्टेबिलिटी होता है। अगला क्वेश्चन,
पॉलीमर क्या है? तो उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के होता है पॉलीमर: नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर। अगला है, इस सब का एग्जाम्पल ना आप गौर से समझिएगा। नेचुरल का है स्टार्च, प्रोटीन, सेलुलोज, प्राकृतिक रबर, इसमें स्टार लगाए हैं, कहानी है इसके बीच में। सेमी सिंथेटिक में होता है सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट, और सिंथेटिक में होता है पीवीसी, पीएससी, पॉलीथीन, नाइलॉन 66, ब्यूनायन, ब्यूनाएस और रबर। इसमें तो कहानी है। अब समझते हैं कहानी किस प्रकार इसको याद रखिए। तो देखिए, नेचुरल जो दुनिया में उपस्थित है प्राकृतिक रूप से, तो स्टार्च उपस्थिति है, प्रोटीन उपस्थिति है, सेलुलोज वृक्ष के छाली उपस्थिति है। सेमी सिंथेटिक्स में 2 सट्टल वाला होगा, 2 सट्टल वाला को सेमी सिंथेटिक बोलेंगे। और सिंथेटिक सबसे हटके है, प्राकृतिक से कोई मैच नहीं खा रहा है, 2 सट्टल तो साइड कर दीजिए, इसमें ये आ जाएगा। रबर में ये ध्यान रखना है, सीधे रबर लिखा है, लेटेक्स लिखा है, तो भाई ये पॉलीमर सिंथेटिक होगा, अब प्राकृतिक ऐड है तब नेचुरल होगा। यही कहानी है रबर में। अगला है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से अगर आएगा तो लौह चुंबकीय जानबे करते हैं, फेकोनी, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय पहचानने में दिक्कत होता है। तो कोई भी तत्व के अगर उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ही जो हम लिखे हैं ट्रिक के थ्रू 11, 13, 15, 16, 17, 19, अगर उस तत्व में इलेक्ट्रॉन इतना रहा ना तो वो अनुचुंबकीय होगा। अगर 12, 14, 18, 20 रहा तो वो प्रतिचुंबकीय होगा। वहीं पर मैं चुंबकीय आघूर्ण पूछ दिया म्यू, तो म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? n × n+2 Bm। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? बोर मैग्नेटॉन, और n क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड रट लीजिए, एज इट इज रट लीजिए। CO है, CN, NO2 है, NH3 और EN है। तो ट्रिक क्या है कि CO, CN, NO2, NH3, EN, बस ये तरीका है, रट लीजिए। स्ट्रॉन्ग लिगेंड बहुत काम आने वाला है। इसके बाद सबसे ज्यादा काम आने वाला है हाइब्रिडाइजेशन में। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के बाद क्या आ जाएगा कि HD मतलब हाइब्रिडाइजेशन, और शेप पूछेगा आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो इसको रट लीजिए कि NiCN के अगर -2 है, NiCN के साथ अगर -2 है, या फिर CuNH3 के साथ +2 है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा DsP2। D क्यों लगा पहले? क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। D क्यों लगा पहले? क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। DsP2। इसका शेप कैसा होता है? वर्ग समतलीय होता है इसके बाद आगे अगला कि NiCl4 के साथ -2 है, या फिर NiCO के पास 4 है, कुछ आवेश नहीं है, या MnCl4 के साथ 2 आवेश है। इसको एज इट इज रट लीजिए। इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, चतुष्फलकीय होता है। अब इसका ट्रिक क्या है? तो पहला का ट्रिक है निकलेस असनी है। कहने का क्या मतलब? असली को कुछ क्षण के लिए मान लीजिए ना, रटने के लिए बोल लीजिए ना कि असनी है, निकलस असनी है। तो निकलस माने वही नेकलेस जिसको बोलते हैं, असली होगा ना, तो असली से याद रहेगा। अच्छा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाला है असनी। इसमें से अ का मतलब हो जाएगा अमीन, असनी का मतलब सन से CN याद रहेगा। उसी प्रकार इसका ट्रिक क्या है कि निम्न कॉल sp3 है। कॉल माने वही चापाकल, पानी चलाने वाला। तो निम्न कॉल, निम्न से याद रहेगा 2 नी है, एगो मैंगनीज है, मैग्नीशियम नहीं है, मैंगनीज है। तो निम्न से याद रहेगा कॉल से Cl और CO, sp3 है, माने sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसका चतुष्फलकीय हो जाएगा। उसके बाद आपको ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा जिसमें से ऑक्सीडेशन नंबर भी पूछ सकता है 2 नंबर में, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, और EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछेगा। तो ऑक्सीडेशन आप x मान के निकाल दीजिए, इसको x, Cl का -1, 4 गो है तो -4, -2 उधर दे है तो -2 उधर दे, बाई क्रॉस करने के बाद 2 आ गया। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला होता है कि जे तत्व है ना, जैसे निकल है, निकल के एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर में से आप ऑक्सीडेशन जितने है वो घटा लीजिएगा, और बाद जोड़ दीजिएगा 2 गुने कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हो जाएगा 4 एकम 4, एक वैलेंसी 1 है 4 गो। ना तो लिगेंड की संख्या बोलते हैं, तो लिगेंड ये है, एटम से जो सटल है तो लिगेंड कहते हैं 4। तो 4 दूनी 8, जोड़ करके जो भी आंसर आए वो आंसर फाइंड कर लीजिएगा। इसके बाद आ जाता है IUPAC नेम लिखने का तरीका। तो समझते हैं IUPAC नेम लिखने का तरीका इसी वीडियो में। एकरा बोलते हैं एंटाइटी, अंदर में कोई अगर लिखल है तो एकरा बोलते हैं सेंट्रल एटम है, जो सटल रहता है ओकरा बोलते हैं लिगेंड। कोऑर्डिनेशन नंबर यह से निकलता है। ध्यान ही रखना है, या तो एकरा पर माइनस लगल होगा 2, या फिर इधर यहाँ धातु सटल होगा, तो सीधे नाम समझते हैं। अगर पहले लिखल है जी धातु है, जेकर अंत में महू से धातु कहते हैं, तो के माने पोटेशियम, सबके अंत में म है।
तो पोटेशियम पहले लिखने के कै गो है उससे कोई मतलब नहीं। उसके बाद लिगेंड की संख्या लिखाता है तो 4 गो है तो टेट्रा, क्लोरीन है तो क्लोरो। ध्यान ई रखना है यहाँ पर क्लोरो होगा कि क्लोरिडो होगा। यहाँ पर क्लोरो लिखा हुआ है जबकि क्लोरो यहाँ क्लोरिडो लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस लिखे या माइनस खा करके इधर धातु बैठल है। तो क्लोरिडो निकेल है तो निकलेट होगा, माइनस आयन है तो ऑक्सीडेशन। अभी जस्ट तनी देर पहले निकाले थे कर तो 2 आया था तो वह रोमन में लिखाता है 2, लास्ट में आयन लगा दिया जाता है। यही अगर प्लस रहे, अगर ऊपर NiCO और न्यूट्रल रहे तो इस पर कोई कुछ नहीं रहे तो इसमें 8 नहीं लगता है, ईडो नहीं लगता है, बाकी जस के तस सब कुछ सेम रहता है। उसके बाद नॉर्मल IUPAC नेम की बात करें और कॉमन नेम की बात करें तो ध्यान ये रखना आपको आता है फॉर्मल्डिहाइड कौन है, निम्नलिखित से एसिटाल्डिहाइड कौन है। तो जेकरा फंक्शनल ग्रुप से पहले मान लीजिए R से पहले अगर H लगल है तो ओकरा फॉर्म पढ़ेंगे और उससे पहले अगर CH3 लगल है तो ओकरा एसिड पढ़ेंगे। कॉमन नेम समझते हैं, यहाँ H लगल है COOH को एसिड बोलते हैं तो H को पढ़ते हैं फॉर्म तो ये हो जाएगा फॉर्मिक एसिड, और CH3 को पढ़ते हैं एसिड तब हो जाएगा एसिटिक एसिड। उनाइते HCHO लिखल है तो फॉर्मल्डिहाइड, और CH3 या CHO लिखल है तो इसको तो एल्डिहाइड बोलबे करते हैं, एसिटाल्डिहाइड। अगर IUPAC नेम की बात करें तो कॉमन नेम है तो एगो कार्बन है तो मिथ METH, COOH है तो ओइक एसिड लग जाता है, ओइक एसिड तो मिथेनोइक एसिड हो जाएगा। इनमें 2 गो कार्बन है तो इथेनोइक एसिड हो जाएगा। एगो है इसको बोलते हैं METH मिथ, सिंगल बॉन्ड है तो AN, लास्ट में लगता है ONE, मिथेनोन। और 2 गो है तो इथेनोन। बस यही है पूरा ऑब्जेक्टिव 12 का गेसिंग वीडियो। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में जिसमें 25 क्वेश्चन बायोलॉजी का मैं लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।